Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Net Clarity. UGC Net Commerce पेपर 2 इनकम टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत स्कोरिंग यूनिट है, काफ़ी हाई वेटेज यूनिट है इनकम टैक्स, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड डबल टैक्सेशन। पिछले 3-4 सालों में एनटीए इंटरनेशनल टैक्सेशन और डबल टैक्सेशन पर इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो सवाल पूछ रहा है। ट्रेडिशनल टॉपिक नहीं है, नया टॉपिक है, पर एनटीए इस पर सवाल जो है वो अब पूछने लगा है, पहले नहीं पूछता था। सो इफ यू वांट द कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलॉन्ग विथ सॉल्विंग द पीवाईक्यू से, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और उसके बाद पीवाईक्यू पे अप्लाई कर चेक करें कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, देन यू हैव लैंडेड ऑन द राइट वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बताने के बाद हम लास्ट में पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे एंड यू कैन चेक योरसेल्फ कि आप कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं और आप पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ आवर वीडियो। चलिए, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअली इंटरनेशनल टैक्सेशन? इंटरनेशनल टैक्सेशन कब लगता है? जब आप किसी एक कंट्री में रेजिडेंट हैं। सपोज मिस्टर ए है, वो रेजिडेंट तो इंडिया में है, लेकिन सिंगापुर से भी इनकम कमा रहे हैं, यूएसए में भी उनका बिजनेस है, यूके में भी उनका बिजनेस है, फ्रांस में भी उनका बिजनेस है। तो जब आप रहे एक कंट्री में रहे हैं और आपके बिजनेसेस या आप इनकम दूसरी दूसरी कंट्रीज से कमा रहे हैं, तो उस केस में क्या लगता है? इंटरनेशनल टैक्स लगता है। आपको दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी क्या पे करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब मल्टी कंट्री इनकम आती है, मल्टी कंट्री अलग अलग देशों से आप इनकम कमाते हैं, तो आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पे करना पड़ता है। अब इसके लिए कंट्रीज क्या करती हैं, इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं? अब इंडिया की सपोज इंडिया में किसी ने कंपनी एस्टैब्लिश करी, कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश करी और उनका बिजनेस दुबई में भी है, उस कंपनी का बिजनेस जो है वो दुबई में भी है। अब उन्होंने इंडिया से जो प्रॉफिट्स कमाए, उन प्रॉफिट्स को लीगली आई सेड लीगली उन्होंने उन प्रॉफिट्स को क्या कर दिया? दुबई शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट कर दिया? क्योंकि दुबई क्या है? एक टैक्स हेवन कंट्री है। तो टैक्स हेवन कंट्रीज का एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि दुबई में टैक्स कम लगता है, तो लीगली प्रॉफिट्स को शिफ्ट कर दिया ताकि वहां पर जो है वो टैक्स पे करना ना पड़े। ठीक है, मतलब या कम पे करना, दुबई में तो टैक्स पे करना ही नहीं पड़ेगा या बहुत कम पे करना पड़ेगा, तो इंडिया में ज्यादा टैक्स पे करने से हम बच जाएंगे। तो ऐसा भी कंपनीज या कंट्रीज जो ऐसा भी जो है वो कंपनीज जो है वो करती हैं। तो अब इसमें होता क्या है? दो प्रिंसिपल्स आपस में क्लैश करते हैं। दो प्रिंसिपल्स क्या है? एक प्रिंसिपल होता है रेजिडेंस का प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल कहलाता है सोर्स का प्रिंसिपल। जैसे लेट अस से सपोज मिस्टर ए है, वो रेजिडेंट है इंडिया में, ठीक है, ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, और वो यूएसए से क्या कमाते हैं? सपोज यूएसए के क्लाइंट्स को वो वेबसाइट बनाकर देते हैं, फ्रीलांसर है, वेबसाइट बनाकर देते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाकर देते हैं, यूएसए का अकाउंटिंग वर्क वो इंडिया से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो लेट्स तो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? यूएसए से, क्योंकि वो काम किसके लिए कर रहे हैं? यूएसए के क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं। यूएसए के क्लाइंट्स को वेबसाइट बनाकर देना, सॉफ्टवेयर बनाकर देना, यूएसए का अकाउंटिंग वर्क हैंडल करना। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है? यूएसए से। लेकिन मिस्टर ए रेजिडेंट कहाँ कर है? इंडिया के रेजिडेंट है। तो इंडिया क्या कहेगा कि भाई क्योंकि आप तो जी रेजिडेंट इंडिया के हैं, भले ही इनकम कौन सी है? ग्लोबल इनकम है, इनकम तो यूएसए की है, पर आप रेजिडेंट इंडिया के हैं तो आप टैक्स पे इंडिया में कीजिए, यू पे टैक्स इन इंडिया। लेकिन यूएसए कहेगा कि भाई सोर्स ऑफ इनकम तो कहाँ है? सोर्स कहाँ से कमा रहे हो इनकम? इनकम तो यूएसए से कमा रहे हो ना, तो टैक्स कहाँ पे करो? यूएसए में पे करो। तो इस वजह से कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है? दोनों क्लैश होने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है? द प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाती है। और डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम जनरली तभी अराइज होती है जब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हैं। सपोज कंट्री ए है लेट्स से यूएसए, और कंट्री बी है लेट्स से इंडिया। इंडिया यूएसए के किसी मिस्टर स्टीव ने इंडिया की किसी कंपनी में कैपिटल लगाई, इंडिया की किसी कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीदे, या इंडिया की किसी कंपनी में डिबेंचर्स खरीदे, तो बदले में इंडिया उनको क्या देगा? इंडिया की वो कंपनी क्या देगी? उनको डिविडेंड देगी। सपोज इंडिया की किसी कंपनी लेट्स से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने इक्विटी कैपिटल मिस्टर स्टीव ने लगाई, तो बदले में उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा।
ऐसे ही उन्होंने उस कंपनी में डिबेंचर्स बाय किए या लोन दिया कंपनी को, तो बदले में वो कंपनी उनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो जब भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे ज्यादा, तो ही डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज होती है। कैसे? इंडिया कहेगी कि भाई सोर्स तो कहाँ से कमाया, डिविडेंड तो कहाँ से कमाया, अपने इंडिया से कमाया, तो सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है तो इंडिया में टैक्स भरो। यूएसए वाले कहेंगे भाई मिस्टर स्टीव जी आप रेजिडेंट तो यूएसए के हैं ना, तो आप रेजिडेंट यूएसए के हैं तो आप यूएसए में टैक्स भरिए। तो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम इस तरीके से जो है वो अराइज होती है। अब डबल टैक्सेशन एक्चुअल में दो तरीके का होता है, एक होता है जुरिडिशल डबल टैक्सेशन और एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब जुरिडिशल डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जब सेम इनकम पर सेम ईयर में सेम पर्सन दो बार टैक्स भर रहा हो, सेम इनकम पर सेम ईयर में सेम पर्सन टैक्स जो है वो भर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है मिस रिया जो है वो यूएसए के क्लाइंट्स को वेबसाइट बनाकर देती है, सॉफ्टवेयर बनाकर देती है, या यूएसए की किसी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम करती हैं, ठीक है, रिमोट वर्क करती हैं, मतलब घर पे बैठ के ही इंडिया की ही रेजिडेंट है और यूएसए की कंपनी से सैलरी कमाती है, या फ्रीलांसिंग करके यूएसए के क्लाइंट से पैसा कमाती हैं, अर्न करती है, वेबसाइट सॉफ्टवेयर वगैरह बना के देती हैं। तो सेम इनकम जो उन्होंने 10 लाख रुपए यूएसए से कमाई, सेम ईयर में रिया कर दो बार टैक्स लग रहा है, एक बार इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, एक बार यूएसए में भी टैक्स लग रहा है। इसको हम बोलते हैं ज्यूरिडिशल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है कि इनकम तो सेम है, यहां पर क्या होता है चीजें चेंज हो जाती हैं, इनकम तो सेम है सेम ईयर में, लेकिन डिफरेंट टैक्स पेयर्स के हैंड में टैक्सेबल है, डिफरेंट टैक्स पेयर्स के हैंड में क्या है, ये टैक्सेबल है। अब इसका मतलब क्या, सपोज किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, सपोज अमेजोन है, अमेजोन ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अमेजोन ने प्रॉफिट कमाकर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट दिया, अलग अलग शेयर होल्डर्स को, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं अमेजोन को, उनको डिविडेंड बांट दिया। अब एक तो पहले अमेजोन ने टैक्स भरा इस प्रॉफिट पे, पहले टैक्स भर के ही तो ये प्रॉफिट पर आई होगी, तो पहले अमेजोन ने टैक्स भरा, फिर अमेजोन ने ए बी सी डी इतने सारे शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट बांटा, अब ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स क्या भरेंगे, टैक्स भरेंगे। तो इनकम तो सेम है, प्रॉफिट तो वही था, बस वही प्रॉफिट बांटा गया, सेम ईयर में अलग अलग टैक्स पेयर्स के हैंड में टैक्सेबल है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। तो अब इस डबल टैक्सेशन के प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करती हैं, दो कंट्रीज आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करती हैं ताकि डबल टैक्स अवॉइड किया जा सके। अब कभी कभी क्या होते हैं, लोग कहते हैं या देश कहते हैं यार मैं कंट्री ए में भी टैक्स भरूं, मैं कंट्री बी में भी टैक्स भरूं, इससे अच्छा तो यार एक कंट्री में बिजनेस ही बंद कर दूं। तो ऐसे तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोट ही नहीं होगा क्योंकि उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कि भाई दोनों जगह एसएससी को टैक्स ना भरना पड़े, इसलिए दो कंट्रीज आपस में, कंट्री ए और कंट्री बी क्या करती हैं, एक ट्रीटी साइन करती है, एक डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट, अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन करती है। बिल्कुल लीगल होता है, लीगल अग्रीमेंट होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, ताकि असेसीज को दो दो बार टैक्स पे ना करना पड़े और असेसीज जो है वो टैक्स की चोरी ना करें, टैक्स इवेड ना करें। तो ये डीटीए अग्रीमेंट्स बताते हैं कि कौन सी कंट्री कितना टैक्स, कौन सी कंट्री में टैक्स भरेंगे हम, कौन सी कंट्री टैक्स चार्ज करेगी, एक कंट्री करेगी या दोनों कंट्रीज करेंगी, किस रेट पर करेंगी, और कौन सी कंट्री जो है वो टैक्स में एग्जेम्पशन देगी या टैक्स में जो है वो क्रेडिट देगी। अब डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, कुछ मेथड्स हैं। एक मेथड होता है एग्जेम्पशन मेथड, कि एक कंट्री टैक्स जो है वो पूरा का पूरा क्या कर दे, एग्जेम्प्ट कर दे, इनकम पर टैक्स लगाए ही ना। जैसे इनकम जो है वो यूएसए से कमाई, इनकम अर्न यूएसए से करी, तो इंडिया कह रही है कि भाई हम टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स यूएसए लगाएगा, जिसने जहां से इनकम, जहां से आपका सोर्स था। या यूएसए कहे कि भाई आप रेजिडेंट इंडिया के हैं, भले इनकम यूएसए से कमाई है तो इंडिया में टैक्स भरो। यानी एक कंट्री ने टैक्स को बिल्कुल क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। ये कौन सा मेथड है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस में एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जेम्पशन मेथड। पर ये मेथड ज्यादा फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं फॉलो होता, क्योंकि इसमें एक कंट्री को क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू का पूरा पूरा क्या होता है, लॉस होता है। आपस में वही क्लैशिंग रहेगी ना, यूएसए से इनकम अर्न करी, इंडिया ने एग्जेम्प्ट कर दी,
या इंडिया ने बोला कि भाई मैं एग्जेम्प्ट नहीं करूंगा, यूएसए ने एग्जेम्प्ट कर दी, तो एक कंट्री को तो क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्स रेवेन्यू का सरकार को लॉस होगा। तो इसलिए दूसरा मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, विच इज द टैक्स क्रेडिट मेथड। अब इस मेथड में दोनों कंट्रीज टैक्स लगाएंगी, दोनों कंट्रीज में टैक्स चार्ज होगा, लेकिन एक कंट्री जिसमें पर्सन रेजिडेंट है, ठीक है, दोनों कंट्रीज टैक्स लगाएंगी, ठीक है। जैसे सपोज मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉन ने बी कंट्री में से इनकम कमाई और बी कंट्री में भी जो है वो टैक्स भर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ए कंट्री में वो रेजिडेंट है, तो जिस कंट्री में वो रेजिडेंट है वो कंट्री उनको क्या दे देगी, टैक्स में रिबेट दे देगी, या टैक्स की क्या दे देगी, क्रेडिट दे देगी। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझिए। सपोज इंडिया का कोई फ्रीलांसर है, वो यूएसए के क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, ये रेजिडेंट कहाँ का है, इंडिया का है, यूएसए के क्लाइंट से पैसा कमाया तो पैसा तो यूएसए से आया, 10 लाख का आया। अब इंडिया और यूएसए में सपोज अगर डीटीए का अग्रीमेंट नहीं है तो इनको टैक्स पे कितना करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए। कैसे, यूएसए ने 20% टैक्स चार्ज किया 10 लाख की इनकम पे, इंडिया ने 30% चार्ज किया, तो 30% और 20% मिलाकर 10 लाख की इनकम पर 5 लाख का टैक्स इन्हें भरना पड़ा। लेकिन अगर डीटीए अग्रीमेंट है ए और बी में और ये टैक्स क्रेडिट मेथड को फॉलो करते हैं, तो अब ये जो है ये इंडिया है, लेट्स से ए कंट्री इंडिया है और बी कंट्री जो है वो यूएसए है, ठीक है, और ये मिस रिया है जिन्होंने 10 लाख रुपए जो है वो कमाए हैं, ठीक है। तो अब यूएसए में ये ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, लेट्स से कितना, 2 लाख रुपए, यूएसए में 2 लाख ये टैक्स भर चुकी हैं। अब इंडिया की अथॉरिटीज क्या कहेंगी कि भाई इंडिया के हिसाब से तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी 3 लाख रुपए बनती है, अगर इंडिया में आप टैक्स पे करते और पूरा टैक्स पे करते तो इंडिया में आपको 3 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ता, पर क्योंकि आप यूएसए में टैक्स पे कर चुके हैं, और कितना पे कर चुके हैं, 2 लाख रुपए आप यूएसए में टैक्स पे कर चुके हैं, तो आप इंडिया में मैं आपको उतने टैक्स की क्या दे दूंगा, छूट दे दूंगा, यानी 2 लाख में 3 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस करके आपको सिर्फ इंडिया में कितना भरना है टैक्स, 1 लाख रुपए ही भरना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दोनों कंट्रीज ने टैक्स रेवेन्यू कमा लिया और टैक्स का बर्डन भी जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। पहले 5 लाख की टैक्स लायबिलिटी और अब केवल 3 लाख की टैक्स लायबिलिटी पर हम आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही सपोज इंडिया के कोई रेजिडेंट है, उन्होंने यूके में इनकम कमाई है, अब यूके में 50,000 रुपए टैक्स पे कर चुके हैं, लेकिन इंडिया में लायबिलिटी बनती है टैक्स की 80,000 रुपए, तो इंडिया वाले कहेंगे भाई क्योंकि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो ये जो 80,000 आपने टैक्स इंडिया की टैक्स लायबिलिटी बनती है, और क्योंकि आप 50,000 टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो इंडिया में आप टैक्स पे कितना कीजिए, केवल 30,000। तो इस तरीके से जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आता है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, या ये जो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए हमने जो अग्रीमेंट साइन किया है, विच इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ये जो रिलीफ है ये किस सेक्शन के अंडर मिलती है, ये मिलती है अंडर सेक्शन 90। तो कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि भाई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में रिलीफ अगर लेनी है, भाई दोनों कंट्रीज में टैक्स लग रहा है, तो वो कौन से सेक्शन के अंडर रिलीफ मिलती है, तो वो मिलती है अंडर सेक्शन 90, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, सेक्शन 90 के अंडर जो रिलीफ मिल रही है इनकम टैक्स में, वो कैसी रिलीफ है, वो बायलेटरल रिलीफ है। क्यों, क्योंकि दोनों कंट्रीज का आपस में क्या है, डीटीएए अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो एक चीज आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सेक्शन 90 में जो आपको रिलीफ मिलती है वो बायलेटरल रिलीफ होती है। बायलेटरल रिलीफ क्यों होती है, क्योंकि कंट्रीज ने आपस में डीटीएए का अग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ होता है, इसको हम बायलेटरल क्रेडिट या बायलेटरल रिलीफ भी कहते हैं। अगर सपोज दोनों कंट्रीज ने, कंट्री ए और कंट्री के बीच में, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में कोई भी डीटीएए का अग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है, और फिर भी किसी इंसान ने फॉरेन उस कंट्री से इनकम कमाई है, ठीक है, सपोज ये मिस्टर ए है, ये रेजिडेंट है इंडिया के, सपोज मिस्टर पी है, वो रेजिडेंट है इंडिया के, और उन्होंने नेदरलैंड से इनकम कमाई है, और सपोज इंडिया और नेदरलैंड के बीच में कोई डीटीए अग्रीमेंट नहीं है, तब भी रिलीफ मिलेगी, तब भी जो है वो रिलीफ मिलेगी, बस उसका नाम क्या होगा, यूनिलेटरल रिलीफ होगा, उसको हम क्या कह देंगे, यूनिलेटरल रिलीफ, क्योंकि डीटीए का अग्रीमेंट नहीं है। और ये रिलीफ किसके सेक्शन के अंडर मिलेगी, अंडर सेक्शन 91। तो आपको ये दो सेक्शंस याद रखने हैं कि सेक्शन 90 में जो रिलीफ मिलती है वो बायलेटरल रिलीफ होती है, क्योंकि डीटीए का अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज ने साइन किया है, और सेक्शन 91 जब दोनों कंट्रीज ने डीटीए का अग्रीमेंट साइन नहीं किया है, फिर भी किसी असेसी ने फॉरेन कंट्री
कंट्री से उस कंट्री से इनकम कमाई और उस कंट्री से इंडिया का कोई DTAA का अग्रीमेंट नहीं है तो भी उसे रिलीफ मिलेगी, लेकिन उस रिलीफ को हम क्या कहते हैं, यूनिलेटरल रिलीफ। अब इंडिया का DTAA अग्रीमेंट जो है वो 94 कंट्रीज के साथ जो है वो अग्रीमेंट है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको यूनिलेटरल रिलीफ, अगर लेट्स से किसी असेसी को, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, ये है लेट्स से मिस्टर राहुल, ये इंडिया के रेजिडेंट है और ये इन्होंने बिजनेस सेटअप किया लेट्स से नेदरलैंड्स में, मैं भी सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, इन्होंने बिजनेस सेटअप किया नेदरलैंड्स से। अब इन्होंने बिजनेस इनकम जो कमाई नेदरलैंड्स से, वो वहां पर नेदरलैंड्स में भी टैक्स पे कर चुके हैं और इंडिया में भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा है, डबल टैक्सेशन लग रहा है। और सपोज मैं हाइपोथेटिकली कह रही हूँ, इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में कोई भी DTAA का अग्रीमेंट नहीं है, तो इनको कौन से सेक्शन में रिलीफ मिलेगा, यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91 के अंडर इनको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उस रिलीफ को लेने के लिए कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि मिस्टर राहुल जो है वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में क्या होने चाहिए, इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, इन्होंने जो इनकम कमाई है वो कौन सी इनकम होनी चाहिए, फॉरेन से इनकम आई होनी चाहिए, यानी नेदरलैंड्स की इनकम है, ठीक है। ऑफकोर्स तभी तो आपको डिडक्शन मिलेगी कि आपकी इनकम इंडिया की नहीं होनी चाहिए, आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, फॉरेन की इनकम। तो इनकम मस्ट अक्रू, अराइज और डीम टू बी अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया में नहीं होनी चाहिए, नॉट डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। इनकम कहाँ की होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया की इनकम होनी चाहिए। तीसरी चीज, ये डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, नेदरलैंड्स में तो टैक्स भर चुके हैं और इंडिया में भी इन पर टैक्स लग रहा है, तभी ये 91 के अंडर रिलीफ ले पाएंगे। चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि नेदरलैंड्स में टैक्स पे ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी टैक्स पे उन्होंने कर चुके हैं। और पांचवी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दोनों कंट्रीज के बीच में किसी भी तरीके का DTAA का अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ये पांचों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगी तभी असेसी सेक्शन 91 के अंडर यूनिलेटरल रिलीफ ले पाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन, असेसी इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, इनकम बाहर से अराइज होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा हो, फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हो और दोनों कंट्रीज के बीच में DTAA का अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो 90 के अंडर, सेक्शन 90 के अंदर उसे बायलेटरल रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। चलिए अब हम PYQs पे आ जाते हैं। लेट्स जस्ट क्विकली सी द PYQs, क्या आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए लेट्स जस्ट क्विकली सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड, शुड बी फुलफिल्ड बाय एन असेसी टू अवेल द डिडक्शन अंडर 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो अभी हम पढ़कर आए हैं, कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, असेसी इंडिया में, द असेसी इज टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यस ये कंडीशन सही है, सेटिस्फाई होनी चाहिए। द इनकम अक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, इनकम आउटसाइड इंडिया से आनी चाहिए, यस ये भी कंडीशन है। देयर इज एन अग्रीमेंट ऑफ रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, DTAA का अग्रीमेंट होना चाहिए क्या भाई, अगर 91 में रिलीफ लेनी है तो। 91 किसका सेक्शन है, 91 तो मैम यूनिलेटरल रिलीफ का सेक्शन है, और यूनिलेटरल रिलीफ में छूट कब मिलती है, डिडक्शन कब मिलती है, जब DTAA का अग्रीमेंट साइन नहीं हो दोनों कंट्रीज में। तो ये वाली कंडीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, नॉट अ कंडीशन। ये कंडीशन में हम 91 में डिडक्शन लेते हैं, 90 में डिडक्शन लेते हैं, 91 में नहीं लेते। द असेसी हैज पेड टैक्स ऑन हिज और हर फॉरेन इनकम, टैक्स पे कर चुका है ऑलरेडी फॉरेन इनकम पे फॉरेन कंट्री में, तो यस ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इंडिया डज नॉट हैव एनी अग्रीमेंट फॉर रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन विद द कंट्री, यस DTAA का कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है, तभी हम 91 के अंडर जो है वो तभी यूनिलेटरल रिलीफ जो है हम ले सकते हैं। तो आपका यहां से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A, B, D एंड E। तो आई होप अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। चलिए एक और ये नेक्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन और आया था, विच आर द कंडीशंस अंडर विच द यूनिलेटरल रिलीफ इज ग्रांटेड वेयर सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल। जब सेक्शन 19 एप्लीकेबल नहीं होता तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, 91, और 91 के ही अंडर हम कौन सी रिलीफ लेते हैं, यूनिलेटरल रिलीफ। तो क्वेश्चन तो लगभग वही है बट थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है।
तो कौन सी कंडीशंस हमसे ये पूछ रहा है कि भाई यूनिलेटरल रिलीफ में 19(1) के अंडर जब हमें रिलीफ लेनी है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो यस, पहली कंडीशन बिल्कुल सही है, असेसी रेजिडेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। असेसी शुड नॉट हैव पेड टैक्स इन द फॉरेन कंट्री, नहीं भाई उसने टैक्स पे किया होना चाहिए तभी 91 में रिलीफ ले पाएगा, तो ये कंडीशन नहीं है। इनकम शुड नॉट अक्रू आउटसाइड इंडिया, नहीं भाई आउटसाइड इंडिया की ही इनकम होनी चाहिए, इंडिया की इनकम नहीं होनी चाहिए, बाहर की इनकम ही होनी चाहिए। और द इनकम शुड बी टैक्स्ड बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री विथ विच इंडिया हैज नो अग्रीमेंट ऑफ रिलीफ, हाँ भाई ये भी बिल्कुल चाहिए। DTAA का कोई भी अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए फॉरेन कंट्री के साथ, तभी, और डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा हो तभी 91 के अंडर वो क्या ले सकता है, रिलीफ ले सकता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A, B एंड E ओनली, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप द लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा, और आई होप उस कॉन्सेप्ट को आप जो है वो PYQ बैंक में जो है अप्लाई जो है आप कर पाए होंगे, ठीक है। एक और भी इस टाइप का ही क्वेश्चन जो है वो PYQ में जो है वो पूछा गया था, इफ यू, आई जस्ट शो यू ओवर योर, ये एक क्वेश्चन है, आप इसका फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर दैट असेसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 फॉर द डबल टैक्स्ड इनकम। देखिए सेम क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग सालों में, अलग अलग तरीके से जो है वो पूछा गया है, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन ही पूछा गया है, हो सकता है इस बार मैच द कॉलम आ जाए। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो मिली या नहीं मिली। चलिए, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।